चलो देखना दोस्त, टेस्ट 13 मैथ का सवाल नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटा DE बराबर BC बटे DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या भैया? समरूप। हमने पिछले वीडियो में समरूप और सर्वांश बहुत अच्छी तरह से बताया था, है ना दोस्त। तो समरूप होंगे। अब समरूप होने के लिए भाई, है ना, रूप समान होना चाहिए, सभी भुजा बराबर होना चाहिए, है ना, या तो कोण बराबर होना चाहिए। तो समरूप होने के लिए तो, है ना, देखते हैं किस रूप से होता है। तो पहला त्रिभुज क्या बोला? ABC। तो पहला भैया आंख बंद करके आराम से त्रिभुज बना लो, ABC, ABC, डन। फिर हमसे क्या बात कहा? फिर हमसे बोला एक त्रिभुज DEF, फिर एक त्रिभुज बनाओ। अब यहाँ पे जरा समझना, DEF जैसे बोला ऐसे DEF, लेकिन अपन आराम से देखना, जो अनुपातिक राशि दिया गया है, जो अनुपातिक राशि, तो समरूप में अनुपातिक राशि बराबर होना चाहिए। तो जो अनुपातिक राशि दिया है दोस्त AB, तो AB अब बटा DE, चलो ये तो मिल गया, AB बटा D। अच्छा लगा। BC, ये भैया BC ये वाला, और DF ये भैया, तो ये कहना सही से समरूप होवे लगा। ई लाइन है तो ई ना होना चाहिए था, यहाँ DF गड़बड़ ना है, अरे बोल ना। तो इसलिए यह क्या होगा, ये जो DEF ऐसे इस रूप में सजाए हैं, इसका मतलब हमको इसको एडजस्ट इस रूप में करना है कि हमको ये भी बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए। जब ये बराबर हो जाएगा तो समझे समरूप हो गया, है ना। तो देखो इसको हमको क्या करना था, ये वाला नहीं होगा ऐसे, अब हमको फिर से बनाना होगा। अब हमको ये मानना है फिर से एक बार ABC, और फिर से जरा आराम से। अब यहाँ पे एडजस्ट कैसे करना, ध्यान से। हम D को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो D को यहाँ पे लाए, तो D यहाँ चलाए, तो D यहाँ पे लाए हैं, और F यहीं पे रखो, और E को यहाँ पे कर देते हैं। ये अपना मन से थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। कैसे, जरा ध्यान से देखना, क्लियर है ना वीडियो। अब जरा ध्यान देना, AB, चलो AB हो गया, तो AB बराबर क्या बोला? DE, तो चलो AB बराबर D, चाहे ऐसे मिलाओ चाहे ऐसे मिलाओ, लेकिन है तो यही वाला रेखा, है ना, तो इसलिए ए भी मिल गया, कोई दिक्कत। अब BC क्या बोला है? BC बटे DF बटा DF, तो यही लाइन होना चाहिए। DF देखो हो गया, अरे बोल ना, DF हुआ या चाहे FD, कोई दिक्कत नहीं ना। तो DF, अब बताओ ये लाइन हो गया। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, क्या समरूप है, तो 4 गो ऑप्शन दिया कि इनमें से कौन होगा। तो कौन A बराबर, समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, अभी भी बराबर हो गया, है ना। तो क्या हो गया, तो कौन B बराबर क्या हो जाएगा, कौन D होगा ना। तो SAS, है ना, भुजा कौन, भुजा से सर्वांश समता। तो यहाँ पर आराम से देखो, हमसे उस सब अभी डिटेल में नहीं करना है, केवल ऑप्शन वाइज पे आना है। ऑप्शन पर कौन B बराबर E, ये भैया कौन B बराबर D है, ये होगा नहीं होगा। कौन A बराबर D, ये भैया कौन A बराबर, यहाँ तो E है, ये होगा नहीं। कौन B बराबर D, कौन B बराबर D, बिल्कुल झकास, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ से, क्या आसानी समझ में आया ना, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल देखना दोस्त, 57 क्या बोला है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या दोस्त, असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। ये दोस्त एक बात बोलते हैं, बार बार संगत असंगत, है ना, संगत असंगत, और मतलब अथी क्या बोलता है, युग्म नहीं दोस्त, संगत असंगत, इसको क्या बोलते हैं, हल वाला, संपाति समानांतर प्रतिच्छेद, ये वाला एक वो आता ही आता है। चलो आओ जरा ध्यान से समझते हैं, हम एक बार फिर से डिटेल करते हैं। देखो कितना जबरदस्त सवाल पूछा है, कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो हम एक बार फिर से करते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में हमने बताया होगा, अगर आप जानते हैं तो वीडियो के, है ना, आगे बढ़ा के आंसर मिला लेना है। A1 बटे A2 इजकल टू नोट B1 बटे B2। तो इसका ग्राफ क्या होता है दोस्त, ग्राफ इसका होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी क्या होता है, प्रतिच्छेदी, ग्राफ प्रतिच्छेदी। अगर हल की बात करें तो यह होता है केवल एक हल, या फिर इसी को कहा जाता है अद्वितीय हल, ठीक है।
अब यहाँ पे सवाल ये है संगत होगा कि ये असंगत होगा। तो अद्वितीय, तो संगत होगा या असंगत? तो दोस्त ये जो होता है संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत। क्लियर यहां तक? अगला सवाल, अगला है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इक्वल टू नोट C1 बट्टे C2। अब यहां जरा ध्यान समझना, इसका जो ग्राफ होता है दोस्त, ग्राफ है ना, ग्राफ बोलो या फिर उसको बोलो रेखाएं होगी, निरूपित करने वाली रेखाएं भी समझो इसको, है ना। ग्राफ को रेखाएं भी बोल देता है। क्या बोलता है? रेखाएं। कैसी रेखाएं होगी, समझ रहे ना बात को? तो ग्राफ बोलो चाहे रेखाएं बोलो, इसका जो ग्राफ होता है समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर। क्या होता है दोस्त? समानांतर। और यहाँ पर ये जो हल होता है इसका, हल जो होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है। और ये क्या होता है दोस्त? असंगत। क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। क्या होता है? असंगत है। तो आराम से यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे फिर से एक और बच गया। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आराम से हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्त, अब यहाँ समझना, एक होता है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 C1 बट्टे C2। तो इसका, सॉरी बीच में बराबर होगा, हाँ, C1 बट्टे C2। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जो ग्राफ होता है दोस्त समपाती होता है। क्या होता है? समपाती। और ये क्या होता है? संगत। क्या संगत? तो ये होता है संगत। क्या होता है दोस्त? संगत। क्या होता है? संगत। अब बताओ, संगत वाला ये भी संगत है ना, ये भी संगत, तीनों बराबर वाला भी संगत ही कहलाता है। तो केवल क्या है, दो गो बराबर एगो बराबर नहीं। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू नोट C1 बटा C2 क्या होता है ना, असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। इसका ग्राफ क्या होता है? समानांतर। तो अभी इस प्रकार से पूछा, असंगत से पूछा कि असंगत हो तो उसका निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगा, तो इसका रेखाएं क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, समानांतर संपाती प्रतिच्छेदी। तो क्या है? समानांतर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी सवाल को पूछ देता कि यहाँ पे है ना, इसी प्रकार से अद्वितीय हल का ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पे डाल देता है युग्म अद्वितीय है, अद्वितीय है या चाहे केवल एक हल है, तो इसका ग्राफ क्या था, तो ग्राफ इसका क्या हो जाता? प्रतिच्छेद इसका। ठीक है ना। तो हमने इसको पिछले वीडियो में भी कई बार बताया कि सवाल इसे कैसे दागा जाता है, कैसे पूछा जाता है ना। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ देता है कि है ना कि संपाती है तो बताएं कि या ई वाला ऑप्शन में दे देगा, जब संपाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो तीनों बराबर होगा, है ना। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्त, इसको एकदम ध्यान से समझें और ध्यान में रखना बहुत जरूरी। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में यह 1 से 2 नंबर का पूछा ही जाता है इससे, और इसमें इतना क्वेश्चन घुमा घुमा के मारता है, पूछता है। क्लियर? चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 58 देखना है दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल 870 और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा क्या होगा। एक बात यहाँ पे जरा समझना, दो संख्याओं का, मैं यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल कितना नहीं समझ पाता है, आराम से हम समझाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल मान लिया जाए कि 2 है और ये 4 है। क्लियर? हम कहें 4 दूनी कितना 8, इसको हम कह सकते हैं दो संख्या का क्या है, दो संख्या का गुणनफल है। अरे भैया ये 8 भी तो क्या है, 8 भी तो दो संख्या का क्या है, दो संख्या का गुणनफल है। क्या नहीं पढ़ सकते हैं? अरे दो ही संख्या से ना 8 आया, तो हम डायरेक्ट इसको कर दिए। हम अगर हम आप देते हैं कि नहीं 2 है और 4 है, नहीं, हम ऐसे नहीं देंगे, हम ऐसे दे दें कि दो संख्या का गुणनफल 8 है ना। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 8 है, इसका मतलब क्या है कि 2 एगो रहा होगा और एक अंक 4 रहा होगा। अगर हम कहें कि नहीं 3 संख्याओं का गुणनफल 8 है, इसका मतलब वो 3 संख्या कौन कौन रहा होगा, 2 2 2। ऐसे ना, समझ रहा बात को। अगर हम कहें कि कोई दो संख्याओं का गुणनफल 35 है, क्या है 35, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट दे दिए, लेकिन मन में तो सोच रहा होगा ना कि एक 7 रहा होगा, दूसरा 35 रहा होगा, सॉरी 5 रहा होगा, तो 35 तो बोलवे किए, तो एक 7 रहा होगा, एक दूसरा 5 रहा होगा।
तो ये दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। अब इसी प्रकार यहाँ देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 886 है। ये छोटा सा था तो हम इसको तो कर लिखो 7 5 35, एक 7 होगा दूसरा 5 होगा, लेकिन इसमें कर सकते हैं नहीं ना, नहीं ना दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इस रूप में है ना। तो इसका एक सूत्र होता है, तो ये बार बार ये भी एक सवाल दागा जाता है, पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या हम इसको बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दो संख्या गुणनफल है ना, है बराबर क्या दोस्त, बराबर लासा, क्या दोस्त, लासा गुने मासा, है ना, एलसीएम गुने एचसीएफ, कोई दिक्कत, मासा हो गया। हाँ अब जरा ध्यान देना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 886 70, कितना दिया 86 70, 8670 बराबर लासा ज्ञात करना क्या होगा। तो इसको हम ऐसे ही रह देते हैं लासा, क्या भैया, इसको ज्यों का त्यों। अब जरा ध्यान देना, मासा, मासा कितना पूछा हमसे, मासा इसका 17, कितना है 17, जो जिसका समान है उसको दे दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो 86 70 बटे गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो इधर क्या बचा भैया, लासा, क्या बचा, एलसीएम। अब यहां से काटो, 17 5 85, एक इसको दे देगा तो 17, एक हम एक 0, तो कितना हो जाएगा 510, मतलब कि लासा कितना होगा 510। काटने के लिए आ रहा है ना, 17 बार 17 5 85, तो इसको एक देगा, है ना, तो बन जाएगा 17, और 17 को चाहिए 170, तो 10 बार में 170 कट जाएगा, कोई दिक्कत, तो 510, तो इसका लासा का मान कितना है दोस्त, 510। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक, तो मैं पूरा विश्वास अच्छी तरह से आप समझे होंगे। अगला सवाल करते हैं, चलो देखना है सवाल नंबर 59 दोस्त, क्या बोला है, इतना इतना और इतना का लासा और मासा ज्ञात करें। क्लियर, लासा और मासा ज्ञात करें। इसमें तो बहुत ही शानदार और बहुत ही झकास दिया है कि इसमें लासा और मासा ज्ञात करें। तो इसका अगर हम लासा ज्ञात कर लेते हैं, अनुपात पूछा है ना, क्या पूछा है अनुपात, तो लासा और मासा हमको ज्ञात करना है। तो हम आपको एक, जैसे कि आप जानते हो तो बहुत ही अच्छा बात है, हम उस उद्देश्य से भी बताएंगे, है ना। और लेकिन पहले हम ये बता देते हैं कि आप कैसे इसको बनाना है। और ये जो ट्रिक बता रहे हैं इसको अगर आप ना लेते हैं तो यहाँ पे तो छोटा सा वर्ड है, छोटा छोटा यहाँ अंक है, इसलिए आप इसको बहुत तेजी से उड़ा सकते हैं, बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सिखाएंगे, है ना, थोड़ा सा 2 से 4 मिनट टाइम दीजिए, आपको ये सिखाएंगे कि कितना हो बड़ा वर्ड हो, कितना हो बड़ा, यहाँ तो छोटा छोटा है, और कुछ कैसा हो पूछ दे एलसीएम एचसीएफ में, तो आप बिंदास से एकदम बना सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बाई ऑप्शन से सिखाते हैं, छोटा सा एक, बाई ऑप्शन से नहीं मतलब कि छोटा सा एक लॉजिक के साथ। यहाँ पर आप पहले ये देखें कि एलसीएम पूछा है, तो ये तो बपौती वाला चीज है ना, जिसको बपौती नियम कहते हैं, 6 8 22, ये तो बपौती वाला नियम है कि अगर 2 बार में लगाएं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 4 11, फिर कोई लगना है नहीं लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुने 11, कोई दिक्कत, तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 और गुने 11, तो 24 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 6, क्लियर, तो कितना हो जाएगा 264। अब इसका एलसीएफ निकालना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एलसीएफ यहाँ पर हम जो सिखा रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझना। ये 264 जो है, ये देखो तो पहले क्या है, लासा ने, मतलब इस साइड वाला जो सब होगा लासा, लासा, तो देखो 264 जो है किसका गुणांक जा रहा है, तो देखो 132 का गुणांक जा रहा है, 2 से गुना करो देखो 264 आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 1 कम 2, माने इसका गुणांक है। तो हम ये तो सब ऐसे बताएं, लेकिन समझ नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेफिक्र होना और आराम से, हम टेंशन बता दिए कि कैसे करना होगा, क्लियर, लेकिन आराम से कि नहीं, हमको बहुत आसानी से, जिस तरह से आप तुरंत छाट दिए हम भी ऐसा छाटे, है ना, हम भी अगर कोई बड़ा हो तो आसानी से एलसीएम एचसीएफ निकालें, इतने कि बच्चा की तरह एलसीएम दिए ऐसे भाग देते रहे बैठ के, है ना, एचसीएफ बना, ऐसे नहीं करना है, आराम से पहले ध्यान समझना। यहाँ पे कितना है दोस्त, 6, तो 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो। अभाज्य गुणनखंड में समझता है ना कि जो केवल 2 से कटे, और माने कि ये अपने से कटे और जो स्वयं अंक हो,
जैसे कि हम इसको क्या तोड़े, 2/6, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो इसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। अगला अगला है 8। आराम से, थोड़ा सा समझने में दोस्त टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो बहुत ही मजा आएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अब ऐसे लिखते हैं इसको, अगर ध्यान समझना, ये 8 जो है तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिख दें कि 2 × 4 थे भैया, 2 × 4, ये तो अभाज्य, यही अभाज्य है नहीं, फिर 4 को भी तो तोड़ सकते थे। इससे बेहतर होगा कि 2 का क्यूब बोल दें, 2 का क्यूब क्या आता है, 8। अगला है 22 दोस्त, अगला क्या है 22, आराम से समझना। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 11, 11 तो नहीं 22 तो होता है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझना क्या हम बोलने जा रहे हैं। अगर हमसे आज के बाद एलसीएम पूछ ले, एलसीएम बोले तो लासा, क्या दोस्त, लासा, ठीक है ना। एलसीएम आज के बाद पूछे तो एलसीएम में क्या है रूल, ध्यान समझना। सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या या फिर बड़ी पावर, या फिर बड़ी संख्या या बड़ी पावर, जो सभी में शामिल हो चाहे नहीं भी शामिल हो, सभी में शामिल हो, हम क्या लिख रहे हैं शायद समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सभी में शामिल हो और नहीं भी शामिल हो, उसे भी गुणा करना है। क्या करना है, अभी शायद समझ नहीं आया तो अब यहां समझोगे। पहले ये सोचो, पहले 2 उठाए तो 2 देखो कि इसमें तीनों 2 कहां है, तो सभी में 2 है, हमने यहां बोला सभी में 2 है, तो पहले आराम से हमने कहा कि सबसे यहां बड़ी संख्या उठाना है और जो सभी में पहले शामिल हो, तो यहां सभी में शामिल 2 है, तो जो शामिल सभी में रहे ना, तो यहां से उठाएंगे किसको, क्या लिखे, बड़ी संख्या। तो यहां पर सबसे ज्यादा 2 पावर किसका, इसका तो 2 1 है, इसका 1 है, तो सबसे बड़ा कौन है पावर, 3 ही ना। तो 2 पर पावर 3 को क्या बोलेंगे, 8, बोलना दोस्त 8, और हम कहेंगे गुना। अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या लिखें, जो नहीं भी शामिल हो उसे गुना कर लेना है। तो यहाँ 3 को क्या कर लेंगे, गुना, और 11 को भी क्या कर लेंगे, गुना। एक बार फिर से आराम से, एक बार फिर से, जो सभी में शामिल हो उसका पावर सबसे बड़ा लेंगे, सबसे बड़ा पावर लेंगे। क्लियर यहां तक। और जो नहीं भी शामिल होगा सभी में, तब भी उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्लियर यहां तक। तो आप बताओ, 8 तिया 24 गुने 11, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 264। डन यहां तक, अरे बोलना ठीक। अब HCF में टेंशन तो नहीं लेना, HCF मासा में, इसमें और मजा आएगा। इसमें बस ध्यान रखना जो सभी में शामिल हो, इसका लॉजिक ध्यान रखना, जो सभी में शामिल हो तथा पावर, क्या पावर सबसे छोटा, क्या हो भैया, सबसे छोटा, क्या हो, सभी से छोटा। सभी में तो शामिल रहेगा ही रहेगा, और उसका पावर क्या होना चाहिए, सबसे छोटा। डन यहां तक। तो सबसे छोटा वाला HCF हो जाएगा। लेकिन इसमें दिखा है, ये बोले हैं कि जो नहीं भी शामिल रहेगा उसको भी लिखना, ऐसा नहीं ना बोले हैं। तो जरा ध्यान से समझना इसका HCF क्या होगा इसका। अब जरा ध्यान समझना, इसका HCF हो जाएगा, सभी में शामिल क्या है, 2 भी ना, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और सबसे छोटा पावर किसका है, इसका भी है और इसका भी है ना। तो दोनों में से किसी एक को उठा लो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2। तो इसका HCF क्या हो गया, 2। इसका HCF क्या हो गया, 2। डन यहां तक दोस्त, अरे बोलना यहां तक डन, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा भैया एलसीएम अनुपात HCF, क्या पूछा, HCF, एलसीएम अनुपात HCF, माने लासा अनुपात मासा। तो एलसीएम कितना है दोस्त, 264, और अनुपात और यहाँ पे क्या है, HCF कितना, 2। तो इसका मतलब क्या है, बटन है,
अर्थात अगर नहीं समझ में आती क्या है, दो यार अनुपात के मतलब 264/2 है ना, समझ रहे बात को। तो इसको काटेंगे हम तो 2 एकम 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 132। तो यहाँ से या तो ऐसे करो या तो यहाँ से उड़ा दो, क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, अनुपात यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1। तो देखो तो ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। अनुपात के मतलब ये होता है बटा, है ना। ऑप्शन ऑप्शन हम तो पहले बता दिए थे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 60 देखना दोस्त। यदि समीकरण x - 2 बराबर 3 तथा 3x + k y बराबर 1 का अद्वितीय हल, देखो अब ये भी हमने बताया था, है ना, अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल का दोस्त क्या होता है, a1 बट्टे a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टे b2, एस या नो, है ना, यही होता है। कोई बराबर में इक्वल टू नॉट c1 बटा c2 b को देता है, तो ये उतना ज्यादा से कोई फायदा नहीं, बस इतना ही ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना होता क्या है। अब सवाल जो है आराम से, यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये है x1 - 2y बराबर 3, और या तो कोई इसको इधर ले आता है या तो उधर ही रहने दो, तो इधर वाला भी उधर ही रहेगा, है ना। 3x + ky बराबर 1, या तो इसको इधर ले आओ चाहे उधर ही रहे, तो कोई टेंशन उससे लेना नहीं है। यहाँ पे ये सोचना है कि अब किसको दिक्कत होगा कि x के गुणांक में कुछ नहीं क्या भैया 1 है, क्या है 1। तब हम जो बोलने चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा दूरी में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या 3x + k y बराबर 1। अब अधिकांश इसमें होता है ना दोस्त कि ए बी सी पकड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये भैया टेंशन तनिक मत लेना। x के गुणांक वाला को a कहेंगे तो a कहेंगे, या फिर a1 बोलो, इसको क्या बोलो a1। तो a1 के मान कितना 1, कुछ नहीं तो क्या 1। अगर हम कहें b1, ऊपर वाला सब 1 1 कहेंगे और नीचे वाला सब 2 2 कहेंगे। हाई ई भी ए बी सी, ओ भी ए बी सी, लेकिन ऊपर 1 1 लगाना, नीचे, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे समझना है b1 का मान क्या हो जाएगा y के गुणांक -2, तो इसका हो जाएगा -2 आराम से भी। अब यहाँ देखना c बराबर क्या हो जाएगा +3, कुछ नहीं है तो क्या है c उसको कहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा a2, अब a2 हो जाएगा, तो a2 बराबर कितना, x के गुणांक वाला को a कहते हैं, x के गुणांक वाला क्या कहते हैं a कहते हैं, तो a कितना हो जाएगा इसका 3। फिर आराम से फिर यहाँ पे b कितना भैया, तब b हो जाएगा +k, क्या हो जाएगा +k। और यहाँ पे बताओ c बराबर कितना देगा दोस्त, 1। पहले ABC निकालने के लिए सीख गया ना। अच्छा इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते तो हमको पता है कि A1 है और ये A2 है, ये B2 है, सॉरी B1 है और ये B2 है, ये C2 है और ये C1 है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलो यहाँ लिख ही दिए, यहाँ से A1, तो A1 का मान कितना है 1, A2 कितना है 3 इक्वल टू नॉट, क्लियर यहाँ तक आराम से। अब यहाँ पे क्या है B1 कितना भैया B1 -2, यहाँ पे क्या है B2 के। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीपल का, तो तुम इसको क्या कर सकते हो k गुना 1 बराबर k इक्वल टू नॉट, बराबर मतलब नहीं है, गुना तो होगा लेकिन बराबर नहीं है। 3 दूनी 6, -6 या प्लस का 6, -6। बताओ ऑप्शन कहाँ ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला सवाल करते हैं। 61 नंबर सवाल को जरा ध्यान से देखना। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या। तो छाया तो हमेशा अगर मीनार बोले तो एक खंबा होगा, है ना, और खंबा या तो हम ही जैसे कोई व्यक्ति खड़ा तो उसका छाया हमेशा कहाँ पड़ता है जमीन पे क्षैतिज, है ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेना, सीधे यहाँ पे देखना मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तब एक मीनार मान लेते हैं, खंबा एक मीनार है, और इसकी छाया, तो छाया तो इधर ही ना बनेगा दोस्त, है ना। तो ऐसे जब कर देते हैं तो इसका कोण यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनता है 45 डिग्री का बनता है, कितना दोस्त 45 डिग्री का। अगर हमसे कोई पढ़ा होगा, है ना, त्रिकोणमिति में, तो उसको पता होना चाहिए कि इसका 45 में इसको 1 कहा जाता है, इसको भी 1 कहा जाता है, इसको √2 कहा जाता है, अगर पढ़ेंगे तब। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई 10।
और हमसे पूछा है छाया की लंबाई, मतलब इसका लंबाई पूछा है। अगर हमसे तुम जहाँ चाहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का भी हो, उसको भी शॉर्ट बनाना, तो दोस्त है ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा वीडियो, है ना। तो यहाँ पे 10 और देखो इसका क्या है, ऊंचाई का मान यहाँ पे कितना 1 है, तो इसका तुलना 1 से, जो पूछे उसको गुना कर दो। क्या पूछा 1, इसलिए 1 से गुना कर दो, इसलिए हमारा 10 आंसर। शायद समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर जो इसको अगर जो हमसे पढ़ा है उनको जरूर समझ आया होगा, ठीक है। लेकिन अब कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, जो नहीं पढ़े अब उनके लिए। अब जरा ध्यान देना, सपोज डट यहाँ पे मीनार की ऊंचाई भैया 10, चलो 10 हमने लिख लिया, ठीक है। और मीनार की छाया की लंबाई पूछा, तो है कुछ पता यहाँ पे दोस्त नहीं ना, तो हम इसको x मान लेते हैं, यही तो निकालना है ना। तो आराम से देखना, अब यहाँ पे है ये 45 है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब दर्शाता है। अरे बोलना लंब दर्शाता है, तो हम यहाँ से आराम से ध्यान से देखना, ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा आधार, ये कर्ण है, तो आराम से समझेंगे। ये हो गया भैया लंब, ये हो गया आधार, क्या हो गया आधार। अब बराबर बराबर यहाँ पे देखेंगे, तो लंब के मान कितना 10 और आधार के मान कितना भैया, आधार के मान x, तो इसमें कोई आपत्ति, अब तो समझ आया होगा। अच्छा, लंब बटे आधार टाइम थीटा होता है, एक सूत्र याद रखना दोस्त, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टाइम थीटा होता है, क्या होता है टाइम थीटा। क्या ये सब तो जानता ही होगा, है ना, तो बेसिक सूत्र है ना। तो टाइम थीटा, अब यहाँ पे आराम से टाइम थीटा, तो ये कितना भैया 10 अब बटे कितना दोस्त x, कोई दिक्कत नहीं ना। आराम से थीटा का मान दिया गया, थीटा का मान कितना 45, तो tan 45 बराबर 10 बटे x, कोई दिक्कत। tan 45 का मान 1 होता है बराबर 10 बटे x। अब यहाँ बटे में कुछ नहीं, तो 1 क्रॉस मल्टीपल कर दो, 1 से x में गुना करें कोई दिक्कत नहीं ना, तो 1 गुना x बराबर x और बराबर 1 गुना 10 बराबर 10। कट रहा है दोस्त, ये दिख रहा है ना। चलो तो x बराबर 10, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना। चलो ठीक है, हमें पूरा विश्वास है दोस्त आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा, है ना, और मजा आया होगा। तो समझ आने के बाद ही दोस्त मजा आता है, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें दोस्त। एक छोटा सा HW है, आपको जैसा कि पता ही है HW क्या है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है ना। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना।